अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर 13 का ये लेक्चर नंबर 3 जिसमें हमने फोर्स को डिस्कस करना है जो करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर लगती है। करंट कैरिंग कंडक्टर जिसको के मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाए तो ऐसे करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स लगती है। तो पहली लर्निंग आउटकम में हमने वजह बतानी है कि क्यों करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स अप्लाई होती है, ये फोर्स एक्सर्ट होती है। दूसरी लर्निंग आउटकम में हमने इस फोर्स के फैक्टर्स को तलाश करना है और फिर हमें कहा गया कि इससे एक मैथमेटिकल फॉर्म आएगी F इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा। इसको लेके तो कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स लेक्चर का आगाज करते हैं हम अपनी पहली हेडिंग से और ये बताते हैं कि क्यों एक करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लगेगी। हमने अपने पिछले लेक्चर में ये सीखा कि किसी वायर से कंडक्टर से जब करंट पास होता है तो उस कंडक्टर की सराउंडिंग में एक उसका अपना मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, प्रोड्यूस होता है। लेकिन इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं कि उस करंट कैरिंग कंडक्टर को हमने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस कर रखा है। इसका मतलब हुआ कि दो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अब आमने सामने आ गए। एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और दूसरा कंडक्टर की सराउंडिंग में करंट पास होने की वजह से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड है। दोनों मैग्नेटिक फील्ड के इंटरएक्शन के नतीजे में जो वजह है फोर्स लगने की वो इंटरएक्शन है। दोनों फील्ड्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और जो कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड है दोनों इंटरैक्ट करेंगे और इस इंटरएक्शन के नतीजे में कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट होती है। हमने वजह तलाश कर ली कि करंट कैरिंग कंडक्टर को जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो उस पर क्यों फोर्स लग सकती है। दूसरी हेडिंग में दूसरी लर्निंग आउटकम में हम इसके फैक्टर्स को ढूंढते हैं, तलाश करते हैं। इसके लिए स्टूडेंट्स एक करंट कैरिंग कंडक्टर कंसिडर करें जिसको कि मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया गया, जैसे कि आप इस फिगर में स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके दो हिस्से हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। पहले राइट साइड पे बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, उसका नॉर्थ पोल, फिर उसका ये साउथ पोल। अब जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है या कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है, जो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। उसको यहाँ बी लेटर से शो किया गया और जो डायरेक्शन है उसको ग्रीन एरो से शो किया गया जो नॉर्थ से साउथ की तरफ है। देन जो कंडक्टर है वो ये ग्रीन लाइन से रिप्रेजेंट किया गया एक वायर की सूरत में या रॉड कह लें आप, और इसमें से करंट आई पास कर रहा है और करंट आई की डायरेक्शन को यहाँ पे ग्रीन एरो से रिप्रेजेंट किया गया। तो जब इस कंडक्टर से करंट पास होगा तो इस कंडक्टर के सराउंडिंग में अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। उसको यहाँ शो नहीं किया गया, लेकिन उस मैग्नेटिक फील्ड और इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन के नतीजे में इसके ऊपर कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगेगी। उस फोर्स को यहाँ एफ से इंडिकेट किया गया और उसकी डायरेक्शन को अपवर्ड एरो से रिप्रेजेंट किया गया। अब आप अगर ये सोचना चाहते हैं, जवाब तलाश करना चाहते हैं कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि एरो अपवर्ड लगाना है या डाउनवर्ड, डायरेक्शन कौन सी है फोर्स की, तो यहाँ पे तो हम सिर्फ डायग्राम को एनालाइज कर रहे हैं। लेकिन इसी लेक्चर में आगे जाके हम एक हेडिंग बनाएंगे डायरेक्शन ऑफ फोर्स की और उसमें हम ये सीखेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो फोर्स है अपवर्ड होगी, डाउनवर्ड होगी या किसी और एंगल के ऊपर जो फोर्स है वो एक्सर्ट होगी। तो यहाँ पे इस गिवन जो फिगर है जिसमें करंट की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, इसको सामने रखते हुए अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट होगी। इसी को एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में दूसरे हिस्से में शो किया गया। अगेन मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया गया लाइन से और जो कंडक्टर है वो आप देख सकते हो और उस कंडक्टर में करंट आई की डायरेक्शन आप देख सकते हो। और जो मैग्नेटिक फील्ड है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वो और स्टूडेंट्स जो कंडक्टर है, इन दोनों के दरमियान में जो एंगल है उसको यहाँ पे थीटा से रिप्रेजेंट किया गया। दूसरी तरफ भी आप मार्क कर सकते हो कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में जो एंगल है आप यहाँ पे लिख सकते हो कि एंगल थीटा से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक और चीज़ अगर आप गौर करें, उसको फोकस में लाए डायग्राम से, तो जो डायरेक्शन है ना फोर्स की, उसको आप बी के साथ अगर आप रिलेट कर लो
या आप आई के साथ रिलेट करो तो आपको पता चलेगा कि जो बी और आई है इन दोनों के स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर है द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एफ, या आप उसको कंडक्टर के हिसाब से बात कर लो, कंडक्टर या उसमें से फ्लो करने वाला करंट उसकी डायरेक्शन ये रही, लेकिन इसी के ऊपर जो फोर्स है जिस प्लेन के अंदर ये कंडक्टर मौजूद है उस प्लेन के 90 डिग्री के ऊपर उस प्लेन के परपेंडिकुलर ये फोर्स मौजूद है। ना सिर्फ ये फोर्स उस कंडक्टर के परपेंडिकुलर है बल्कि ये फोर्स मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उसके भी 90 डिग्री के ऊपर मौजूद है। अगर मैं इसको थोड़ा करीब करके यहाँ पे ड्रा कर लूँ इस फोर्स की डायरेक्शन को, तो अब आप देख सकते हो कि वो फोर्स ना सिर्फ कंडक्टर के 90 डिग्री है बल्कि ये जो ग्रीन एरो है जो कि बी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बी के भी वो परपेंडिकुलर है और वो नीचे जो कंडक्टर है उसके भी परपेंडिकुलर है। यही पॉइंट हम लिख के तो फैक्टर्स की तरफ जा रहे हैं। जो फोर्स है कंडक्टर के ऊपर जो लग रही है वो राइट एंगल के ऊपर है। किसके राइट के एंगल के ऊपर है, यानी किसके परपेंडिकुलर है, किसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो दो चीज़ों के साथ, जो रॉड है उसके परपेंडिकुलर है, या आप कह लो जिस प्लेन में रॉड है उस प्लेन के परपेंडिकुलर है। एक ही बात है, प्लेन को फोकस करो या रॉड को, तो रॉड के राइट एंगल पे, रॉड के परपेंडिकुलर, और दूसरा जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की उसके भी परपेंडिकुलर। और अगर इस फोर्स का मैग्नीट्यूड हम देखें तो जिन फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड करता है वो एक तो फैक्टर है स्टूडेंट करंट आई, क्योंकि कंडक्टर में से अगर करंट पास करेगा तो कंडक्टर का अपना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा तो ही ये फोर्स जन्म लेगी। लेकिन अगर वो करंट है ही नहीं है तो फोर्स कहाँ से आएगी? तो इसका मतलब है कि वो फोर्स डिपेंड कर रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप शो कर रही है आई के, तो इसलिए एफ बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और एक्सपेरिमेंट से भी ये साबित होता है और थ्रू एक्सपेरिमेंट्स ही हम ये फैक्टर्स निकाल के डिस्कस कर रहे हैं। और दूसरा अगर हम फैक्टर देखें स्टूडेंट्स तो वो लेंथ है कंडक्टर की, जितनी कंडक्टर की लेंथ ज़्यादा होगी उस पे लगने वाली फोर्स भी उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि कंडक्टर की अगर लेंथ ज़्यादा है तो उसमें जो फ्लो ऑफ चार्जेस हैं स्टूडेंट्स, ज़ाहिर है उसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, एक कंडक्टर की लेंथ ज़्यादा है उसमें नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिसकी वजह से करंट फ्लो कर रहा है, और नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी चार्जेस, फ्री चार्जेस ज़्यादा होंगे। तो असल में ये जो फोर्स लगती है उन चार्जेस के ऊपर लगती है, लेकिन अभी के लिए हम कंडक्टर को फोकस कर रहे हैं, उन चार्जेस के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं। लेकिन कंडक्टर की लेंथ बढ़ेगी तो ज़ाहिर है उसमें नंबर ऑफ़ चार्जेस ज़्यादा होंगे, इसलिए जो फोर्स लगने वाली है कंडक्टर के ऊपर उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर तीसरा फैक्टर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, उसकी स्ट्रेंथ भी है। ज़ाहिर है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंटरेक्ट करता है करंट वाले मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर नहीं है तो फोर्स नहीं होगी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है तो फोर्स लगेगी। जितना ज़्यादा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा उतनी ज़्यादा फोर्स लगेगी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फिर जो एंगल है स्टूडेंट्स, जो एंगल थीटा है किसके दरमियान में, आपको बताया कंडक्टर और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसके दरमियान में जो एंगल थीटा है, जिसको ऊपर डायग्राम में हमने लेबल भी किया, मार्क भी किया, वो थीटा, वो एंगल, उसके ऊपर भी फोर्स डिपेंड करती है और उसके साइन फंक्शन के ऊपर डिपेंड करती है, साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे फिर हमारे जहनों में एक सवाल आएगा कि भाई कॉस थीटा क्यों नहीं, टेन थीटा क्यों नहीं, कोई और क्यों नहीं, साइन थीटा है क्यों? तो उसका जवाब ये है कि जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि ये जो फोर्स है ये मैक्सिमम होती है जब कंडक्टर और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री हो। तो हमने देखा कि 90 डिग्री होने पे फोर्स मैक्सिमम है। फिर हमने साइन, कॉस और टेन में से देखा कि कौन सा वो फंक्शन है जो 90 डिग्री के साथ मैक्सिमम रिजल्ट देता है। तो हमने जब साइन 90 डिग्री की वैल्यू मालूम की तो पता चला कि ये मैक्सिमम आती है 1 आती है, कॉस 90 जो है वो 0 होता है। इसी तरह 10
90 जो है उसकी भी वैल्यू मिनिमम है, कम है, तो साइन 90 यानी डिग्री को 90 डिग्री को जब हम साइन फंक्शन के साथ रिलेट करते हैं तब रिजल्ट मैक्सिमम आता है। वन वैल्यू आती है और वन वैल्यू आने का मतलब है कि फोर्स मैक्सिमम होगी। तो एक्सपेरिमेंट जो हम कर रहे हैं उससे हमें पता चल रहा है कि बी की वैल्यू जो बी की डायरेक्शन है और जो कंडक्टर की डायरेक्शन है इसमें अगर 90 डिग्री का एंगल मौजूद है फोर्स मैक्सिमम होगी। इसका मतलब है हमें साथ साइन फंक्शन लगाना है, तो F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। अब ये चार फैक्टर्स हो गए, इन चारों फैक्टर्स को मिला के हम मैथमेटिकल फॉर्म जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। इन्हीं फैक्टर्स को कंबाइन करें, चूँकि सारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एफ बी जो कि मैग्नेटिक फील्ड में मौजूद कंडक्टर के ऊपर लगने वाली फोर्स है, तो चूंकि सारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो प्रोपोर्शनैलिटी में सारे जो है वो आमने सामने आ जाएंगे। आई एल बी साइन थीटा चारों फैक्टर्स आ गए। प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में बदलें तो कांस्टेंट यूज़ करना है, कांस्टेंट के। अगर इस कांस्टेंट के को आप सेपरेट करें, एक तरफ लेके आएँ, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि बाकी सारे राइट हैंड साइड से फैक्टर्स को दूसरी तरफ ले जाके डिवाइड करना होगा। आई को उधर ले जाके डिवाइड करें, एल को लेके डिवाइड करें, बी को ले जाकर डिवाइड कर दें, साइन थीटा को ले जाके डिवाइड कर दें, तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। उसके बाद आप के की इन सारे एफ की वैल्यू पुट करो, आई एल बी और थीटा की वैल्यू पुट करो और के की वैल्यू निकालो, तो आपको पता चलता है कि जब सारे फैक्टर्स की वैल्यू आप एस आई यूनिट्स में पुट करते हो तो के की वैल्यू जो है वो 1 आती है। इस 1 को आप पुट कर सकते हो, यानी के की वैल्यू आप 1 यहाँ पे पुट कर लो इन टर्म्स ऑफ एस आई यूनिट्स, और फिर इस 1 के साथ आई एल बी साइन थीटा को मल्टीप्लाई करो, तो रिजल्ट एफ बी इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमें पता चल गया कि इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा। फोर्स चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसी एक्सप्रेशन को हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। उसके लिए लेफ्ट हैंड साइड पे एफ के ऊपर जो है वो हमें एरो लगाना होगा, तो राइट हैंड साइड पे हमें एन कैप को इंट्रोड्यूस करवाना है। एन कैप एक यूनिट वेक्टर है जो कि फोर्स की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। अगर आप राइट हैंड साइड पे गौर करें तो आई करंट है जो कि वेक्टर नहीं है, लेकिन एल जो है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर है और लेंथ जो है उसकी डायरेक्शन होती है, वो उसको हम एक वेक्टर क्वांटिटी के तौर पे ले सकते हैं। बी मैग्नेटिक फील्ड है, इसको भी हम एक वेक्टर क्वांटिटी के तौर पे ले सकते हैं। तो फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स वाला, उसमें हमने क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट्स के कंसेप्ट सीखे थे। वहाँ पे अगर आप वेक्टर प्रोडक्ट का कंसेप्ट रिकॉल करें तो वहाँ आप सीख के आए हो कि अगर दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए है और उसकी क्रॉस प्रोडक्ट लें हम वेक्टर बी के साथ स्टूडेंट, तो जो रिज़ल्ट है उसको हम ए बी साइन थीटा एन कैप के साथ लिख सकते हैं। तो ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, एंगल जो है वो साइन थीटा यानी जो एंगल है उस साइन फंक्शन के साथ रिलेट करेंगे साइन थीटा, और साथ एन कैप आएगा जो कि डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। तो हमारे पास ए बी साइन थीटा एन कैप लिखा हो तो हम उसको एक वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिख सकते हैं, और ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हो तो उसको ए बी साइन थीटा एन कैप लिख सकते हैं। यहाँ पे इसी चीज़ को गौर से देखें, एल और बी इनको वेक्टर फॉर्म में लें तो एल बी साइन थीटा और साथ एन कैप है, तो इसका मतलब ये कौन सी फॉर्म बनी, ये तो ये वाली फॉर्म बनी कि ए बी साइन थीटा, यहाँ पे नीचे आप एल लिख लो, यहाँ पे बी लिख लो, आगे साइन थीटा आ जाएगा और एन कैप आ जाएगा। तो इसको हम मतलब है कि क्रॉस की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो एल क्रॉस बी इसको लिखा जा सकता है। तो ये जो पूरा फैक्टर है एल बी साइन थीटा एन कैप इन टर्म्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, जिसको हम इक्वल टू वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर बी लिख सकते हैं। तो इस पूरे हिस्से को उठा के आई को आप बाहर लें और ब्रैकेट में आप वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर बी लिख दें, तो ये भी मैथमेटिकल फॉर्म होगी इसी फोर्स की जो कि कंडक्टर के ऊपर एग्जर्ट हुई जब कंडक्टर से करंट पास हुआ और वो कंडक्टर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मौजूद है। अब हमने इस फोर्स के मैग्नीट्यूड पे थोड़ी बात करनी है, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड और मिनिमम मैग्नीट्यूड डिस्कस करना है, फिर इसकी डायरेक्शन पे बात करेंगे और लास्ट में एक और हेडिंग भी हम देखेंगे। तो पहले मैग्नीट्यूड फोर्स एफ बी का, यानी मैक्सिमम कब होगी मिनिमम कब होगी, इसको देखें। तो आप जो रिलेशनशिप है उसमें आई एल और बी
इनको तो कांस्टेंट कर लें तो पीछे साइन थीटा बचा यानी थीटा बचा, तो फिर जो फोर्स है वो एंगल के ऊपर डिपेंड करेगी जो कंडक्टर और फील्ड के दरमियान में है। तो अगर एंगल जो है वो 0 डिग्री का हो तो फिर एफ बी जो है फोर्स ये मिनिमम होती है। अगर आप मैथमेटिकली लिखना चाहें तो आप साइन थीटा में थीटा की वैल्यू पुट करें 0 डिग्री, साइन 0 मालूम करें वो 0 होगा, और आई एल बी को 0 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट 0। तो जब जो कंडक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड है उसके दरमियान में एंगल 0 डिग्री हुआ, यानी दोनों परपेंडिकुलर होने के बजाय अगर दोनों पैरेलल हों तो एंगल 0 बनेगा और 0 एंगल पे फोर्स मिनिमम आएगी। फोर्स मैक्सिमम कब होगी? जब मैग्नेटिक फील्ड बी और जो कंडक्टर है ये परपेंडिकुलर हो, राइट एंगल पे हो, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हो, तो फिर साइन 90 लिखो और साइन 90 की वैल्यू 1 आएगी और आई एल बी से 1 को मल्टीप्लाई करो स्टूडेंट्स, तो जो मैक्सिमम फोर्स है विच इज़ इक्वल टू आई एल बी। अब यहाँ से एमसीक्यूज में ना आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं। आपसे एमसीक्यूज में ये कहा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप शोज द मैक्सिमम फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। उसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शन तो ये होता है आई एल बी, एक ऑप्शन होता है आई एल बी साइन थीटा, और दो और ऑप्शंस होंगे जो डेफिनेटली गलत होंगे। अब कुछ बच्चे जो है ना वो आई एल बी साइन थीटा को टेक कर देते हैं। क्यों आई एल बी साइन थीटा को टेक करते हैं? उनको लगता है कि फार्मूला चूंकि फोर्स का आई एल बी साइन थीटा है तो इसी को टेक करना चाहिए। वो ये नहीं देखते कि स्टेटमेंट में मैक्सिमम का वर्ड मौजूद है। अगर स्टेटमेंट में ये लिखा है कि मैक्सिमम फोर्स ऑन द कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर, तो फिर साइन थीटा जो है वो तो हट जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम की कंडीशन ही ये है कि एंगल 90 हो और साइन 90 1 और 1 हट जाएगा। तो फिर हमें चूज करना होगा आई एल बी। तो मैक्सिमम का वर्ड ना हो, जनरल बात हो रही हो, तो फिर आप आंसर चूज करोगे आई एल बी साइन थीटा, और अगर मैक्सिमम का वर्ड मौजूद है स्टेटमेंट में तो फिर आप आंसर चूज करोगे एफ इक्वल टू या एफ बी इक्वल्स टू आई एल बी, और मिनिमम में तो ज़ाहिर है आंसर जो है वो 0 आए। डायरेक्शन की तरफ आए स्टूडेंट्स। इस लगने वाली फोर्स जो है, जैसे डायग्राम में आपको बता रहा था कि हम रूल्स की मदद से डायरेक्शन निकाल सकते हैं, तो दो रूल्स हैं जिनको यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। एक राइट हैंड रूल है, राइट हैंड रूल ये नंबर 2 है। एक राइट हैंड रूल हम पहले पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। उसमें वो राइट हैंड रूल था कि एक स्ट्रेट कंडक्टर है, उसमें से जब करंट पास होता है उसकी सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए राइट हैंड रूल 1 यूज़ किया था। लेकिन यहाँ पे एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जो एक्सटर्नल फील्ड में मौजूद है, उसके ऊपर फोर्स लगती है, उस फोर्स की डायरेक्शन के लिए राइट हैंड रूल नंबर 2 है। इसी तरह एक और रूल भी है जिसको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहते हैं। दोनों को हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। तो पहले राइट हैंड रूल 2 की बात की जाए तो लफ्ज़ों में लिखा हुआ है, लेकिन डायग्राम से देखें तो आसानी से जल्दी बात क्लियर हो जाएगी। स्टूडेंट्स, हमने अपने राइट हैंड को इस्तेमाल करना है। राइट हैंड में जो फिंगर्स हैं उनको पहले हमने इन द डायरेक्शन ऑफ करंट स्ट्रेट कर लेना है। जैसे यहाँ पे है कि पहला स्टेप क्या है कि आप आउट स्ट्रेच करें फिंगर्स को, राइट हैंड की फिंगर्स को बिल्कुल सीधा, जिस तरह सलाम लेना होता है किसी से राइट हैंड से, तो वो सीधी हमारी फिंगर्स होती हैं। तो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट कर लें। एक बार फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट हो गई, अगर डायग्राम में भी यहाँ पे शो करूँ तो ये पहली फिंगर्स जो हैं ये पहले बिल्कुल सीधी होंगी, स्ट्रेट होंगी। उसके बाद अगला स्टेप ये होगा कि हम फिंगर्स को बेंड करेंगे। किधर बेंड करना है? फिंगर्स को बेंड करना है जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम फिंगर्स को बेंड करेंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि ये ब्लू जो है वो, अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को ये ब्लू एरो शो कर रही है तो जो फिंगर्स हैं वो बी की तरफ हम बेंड कर रहे हैं। अब जो है बी की तरफ फिंगर्स जो हैं वो दो तरफ से बेंड हो सकती हैं, एक साइड से भी और दूसरी साइड से भी। तो हमने किस तरफ से फिंगर्स को बेंड करना है? टुवर्ड्स बी। तो जिस तरफ से एंगल छोटा बनता हो, ये स्मॉलर एंगल वाली बात जो है ये भी ज़हन में रखिएगा कि फिंगर्स को बी के डायरेक्शन में दो साइडों से हम कर्ल कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं। तो उस तरफ से बेंड करना जिस तरफ से वो बी जो है वो करीब पड़ता हो, यानी एंगल जो है वो स्मॉल बनता हो।
तो जो थंब होगा स्टूडेंट्स वो ऑटोमेटिकली पॉइंट आउट करेगा द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जब हम अपना हाथ बिल्कुल पहले सीधा करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, जैसे करंट की जिधर करंट जा रहा है उधर ही हमारा राइट हैंड भी जाएगा। देन हम अपनी फिंगर्स को बी की तरफ बेंड करेंगे। अब ये बेंडिंग क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज, तो किस तरफ बेंड करना है हमने बी की तरफ, क्लॉकवाइज बेंड करना है या एंटी क्लॉकवाइज बेंड करना है। तो जवाब है जिस तरफ से बी करीब पड़ता हो, जिस तरफ से एंगल स्मॉल बनता हो। जैसे यहाँ पे दूसरी तरफ से बेंड करके लाएं तो बहुत ज़्यादा बेंड करना पड़ता, तो उधर से बेंड करना सही नहीं है, तो हम जो है वो स्मॉलर एंगल से बेंड करेंगे। तो फिर ऑटोमेटिकली थंब की एक पोजीशन होगी और वो थंब की जो भी पोजीशन है, जो भी डायरेक्शन है, वो फोर्स की डायरेक्शन को पॉइंट आउट करेगी। इससे भी एक आसान रूल जो है वो स्टूडेंट है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। लेकिन उससे पहले ऊपर वाली बात पे देख लें कि राइट हैंड रूल 2 भी राइट हैंड रूल 1 की तरह जो कन्वेंशनल करंट है उसके लिए इस्तेमाल होता है, पॉजिटिव चार्जेस वाला जो करंट है उसके लिए इस्तेमाल होता है। अगर आप राइट हैंड रूल 2 जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं कन्वेंशनल करंट के बजाय इलेक्ट्रॉनिक करंट पे, तो आप नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉनिक करंट के लिए तरीकाकार सेम रहेगा, लेकिन आप राइट की बजाय लेफ्ट हैंड को इस्तेमाल करेंगे। स्टेप सेम होंगे लेकिन राइट की जगह लेफ्ट हैंड आ जाएगा इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट। अब हम बात करें अगर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की, तो ये भी स्टूडेंट्स बहुत आसान है। डायग्राम से इसको जाके समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप एक ज़बरदस्त किस्म की डायग्राम फिगर देख सकते हो कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है। यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि आपने लेफ्ट हैंड रूल का थंब ले लेना है और पहली 2 फिंगर्स ले लेनी है। जो नीचे वाली 2 फिंगर्स हैं उनको इस्तेमाल नहीं है, तो उनको आप बेंड कर लें, तो पहला थंब आ जाएगा और पहली 2 फिंगर्स आ जाएंगी। अब इसमें इनको आपने ना परपेंडिकुलर ले लेना तीनों को, थंब ऊपर हो और जो फर्स्ट फिंगर है वो आगे की तरफ हो, मिडल फिंगर जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो तीनों को 90 डिग्री के एंगल पे आपने अरेंज कर लेना है। उसके बाद जो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट फिंगर है, फर्स्ट फिंगर इंडेक्स फिंगर शहादत वाली उंगली, वो लेफ्ट हैंड केस में वो आपने पॉइंट आउट कर लेनी है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और जो मिडल फिंगर है वो होनी चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ करंट में। तो फिर जो थंब है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स को इंडिकेट करेगा। अब जैसे आप देख सकते हो कि रॉड शो किया गया, इस रॉड में करंट की एक डायरेक्शन है, उसको यहाँ मार्क कर लेते हैं। तो करंट की जो डायरेक्शन थी उसी डायरेक्शन में हमने मिडल फिंगर को ले लिया, और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उसमें हमने फर्स्ट फिंगर को रखा है। जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ है, नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ एरो लगा लें, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो फर्स्ट फिंगर है वो पॉइंटेड है टुवर्ड्स द नॉर्थ, टुवर्ड्स द साउथ पोल, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उसी में फर्स्ट फिंगर होगी, करंट की डायरेक्शन में स्टूडेंट्स जो है वो मिडल फिंगर होगी, और जो थंब है उसकी फिर जो भी पोजीशन बने, अपवर्ड बने थंब या डाउनवर्ड, या तो अपवर्ड थंब जाएगा या डाउनवर्ड जाएगा मेनली। तो अपवर्ड हो तो फोर्स जो है वो अपवर्ड लगेगी कंडक्टर पे, अगर थंब की डायरेक्शन डाउनवर्ड हो तो जो फोर्स है वो डाउनवर्ड लगेगी। तो इस तरह से हम आसानी से मालूम कर सकते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स ऑन कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एक हिस्सा जो है वो मुकम्मल हो गया, लेकिन हम एक और हेडिंग भी लेंगे और ये भी कभी कभार शॉर्ट क्वेश्चन में ये एमसीक्यू में पूछ लेती है, पूछ लिया जाता है इसको भी। तो इसमें हमने करना क्या है कि जो बी है यानी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, जिसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको डिफाइन करना है इन टर्म्स ऑफ फोर्स। जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उस पर फोर्स लगी ना जब उसको एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस किया, तो इस सारे फिनोमेनन को सामने रखते हुए, इस रिलेशनशिप को सामने रखते हुए हम जो मैग्नेटिक फील्ड बी है उसकी एक डेफिनेशन निकाल सकते हैं, फिर उसका यूनिट निकाल सकते हैं। पहले उसकी डेफिनेशन निकालते हैं। तो यहाँ पे आप देखते हो तो राइट हैंड साइड पे आपको बी नज़र आ रहा है, तो इस बी को अगर डिफाइन करना है तो सेपरेट कर लेते हैं, बाकी सारी चीज़ों को दूसरी तरफ लेके जाओ, आई को भी उधर ले जाकर डिवाइड कर दो, एल को भी ले जाकर डिवाइड कर दो, साइन थीटा को भी लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाकर डिवाइड कर दो, तो बी इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई आई एल साइन थीटा। यहाँ से अब आप डिफाइन कर सकते हो बी को कि बी जो है वो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की, कितनी
जब स्टूडेंट्स कंडक्टर जो है वो 1 मीटर लंबा हो, उसमें से 1 एम्पेयर का करंट पास करे और कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो फिर कंडक्टर पे जितनी फोर्स लगती है दैट फोर्स इज इक्वल टू बी, वो फोर्स इक्वल टू बी हो जाएगी। अगर आपको यकीन नहीं आता है तो आप यहाँ पे देख लो, आप वैल्यूज़ पुट कर लो और आप देखो कि एफ़ जो है वो इक्वल टू बी निकल आएगा। तो एफ़ हम उसकी कोई वैल्यू नहीं पुट कर रहे, उसको उसी तरह रख रहे हैं। नीचे जो आई है उसकी वैल्यू हम कह रहे हैं कि 1 एम्पेयर पुट करो, तो मैं वैल्यू जो है वो 1 लगा देता हूँ। फिर साथ स्टूडेंट्स एल जो कंडक्टर है वो कितना होना चाहिए, 1 मीटर लंबा, तो उसकी वैल्यू पुट कर ली। फिर साइन साथ आ जाएगा और एंगल जो हम ले रहे हैं वो 90 डिग्री का ले रहे हैं, यानी कंडक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड में वो प्लेस हुआ हो परपेंडिकुलर, एंगल 90 डिग्री का बने, तो साइन 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री की वैल्यू जो है वो भी आप जानते हो कि 1 ही आती है। तो नीचे स्टूडेंट्स आई एल और साइन 90 वो सब 1, तो नीचे 3 1 आ गए, उनको लिखें ना लिखें फ़र्क नहीं बनता है, फ़र्क नहीं पड़ता है। तो फिर हमारे पास एक ही चीज़ राइट हैंड साइड पे बच गई, वो एफ़ है, और लेफ़्ट हैंड साइड पे हमने बी रखा हुआ है, तो एफ़ इक्वल टू बी आ गया। स्टूडेंट्स यही तो हम कह रहे हैं कि बी को इन टर्म्स ऑफ एफ़ हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो फिर डेफिनेशन क्या बनी, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वो फोर्स है जो एक कंडक्टर के ऊपर अप्लाई होती है जब कंडक्टर जो है वो फील्ड में 90 डिग्री के ऊपर मौजूद हो, उसकी लेंथ 1 मीटर हो और उसमें से 1 एम्पेयर का करंट पास हो, फिर उस कंडक्टर पर लगने वाली जो फोर्स है वो इक्वल है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और उसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे नीचे आप ये सोल्यूशन देख सकते हो कि आई की वैल्यू पुट की, एल की वैल्यू पुट की, थीटा वैल्यू पुट की और 1 1 आया और उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो बी इज इक्वल टू एफ, या एफ बी आ गया। अगर इसको लफ्ज़ों में डिफाइन करना चाहें तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, जिसको हम मैग्नेटिक इंडक्शन भी कह सकते हैं, उसको डिफाइन करते हैं एज ए फोर्स, जो कि फोर्स जो एक्ट करती है 1 मीटर लेंथ वाले कंडक्टर के ऊपर, जिसको राइट एंगल में मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया गया और उसमें से 1 एम्पेयर का करंट पास होता है। फिर उस पर लगने वाली फोर्स जो है वो कहलाएगी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन। ऐसा यूनिट में बी की वैल्यू जो हम टेस्ला लेते हैं, याद रखना है इसको एमसीक्यूज के लिए। और एक टेस्ला कब स्ट्रेंथ होगी उसको अगेन फार्मूला की मदद से क्विकली देख लेते हैं। अगर हमने बी की जो वैल्यू है 1 टेस्ला निकालनी है, तो बी के लिए 1 टी लेके आना है, तो राइट हैंड साइड पे जितने भी फैक्टर्स हैं सब की वैल्यू 1 1 आप पुट कर दो। फोर्स है 1 न्यूटन पुट कर दो, आई है 1 एम्पेयर पुट कर दो, लेंथ है 1 मीटर पुट कर दो, और मैक्सिमम फोर्स के लिए थीटा 90 डिग्री होता है, तो साइन 91 है, उसको आप वैसे ही हटा दें। तो फिर अब आप देखो कि स्टूडेंट्स ऊपर 1 नीचे भी 1, तो 1 डिवाइड बाई 1 आंसर 1, और ये न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, तो आप देखो न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर इज इक्वल टू टेस्ला, और 1 टेस्ला की जो डेफिनेशन है वो भी आपको मिल गई कि स्टूडेंट्स 1 टेस्ला वो फील्ड है या वो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की जब स्टूडेंट्स कंडक्टर जो है वो 1 मीटर लंबा हो, 90 डिग्री के ऊपर प्लेस किया गया हो फील्ड में, 1 एम्पेयर का उसमें से करंट पास हो और उस पर 1 न्यूटन की फोर्स लगे, तो फिर हम कहते हैं कि उस मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो 1 टेस्ला स्ट्रेंथ है। एक और अंदाज से आपको बता दूं तो फिर आप यूं कह सकते हैं कि 1 मीटर लंबा कंडक्टर, उसमें से 1 एम्पेयर का करंट गुजर रहा है और वो 90 डिग्री पे प्लेस किया है। अगर फील्ड 1 न्यूटन की फोर्स उस पर लगाए तो फिर हम कहेंगे कि उस फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो 1 टेस्ला है। तो 2 चीज़ें आपको पता चल गई कि 1 टेस्ला को डिफाइन कैसे करना है, और बी का ऐसा यूनिट टेस्ला, और ये किसकी इक्वल है, न्यूटन्स पर एम्पेयर पर मीटर। आई होप कि स्टूडेंट्स के लेक्चर इसका कंटेंट आपको समझ आया होगा। कोई क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, कमेंट सेक्शन में पूछेगा। वीडियो को लाइक करना है, फेलोज के साथ शेयर करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।